मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे सिंचाई चैप्टर के बारे में। सिंचाई चैप्टर में अपन ने पढ़ लिया था सिंचाई की परिभाषा, उसमें उसके उद्देश्य पढ़े थे, उसकी सिंचाई कब करें, कितनी करें, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। जलवांग के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिंचाई करने की विधियों के बारे में। स्टूडेंट्स, सिंचाई करने की कुल 4 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ? कुल 4 विधियाँ। चारों विधियों के बारे में शॉर्ट में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहली विधि है सतही सिंचाई विधि। सतही सिंचाई विधि सबसे पहली विधि है सतही सिंचाई विधि, ठीक है। दूसरी विधि है अधोसतही या अधोपृष्ठीय सिंचाई विधि। तीसरी विधि है फव्वारा सिंचाई विधि। और चौथी विधि पढ़ेंगे बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बूंद बूंद सिंचाई विधि। स्टूडेंट्स, अपने सिलेबस में 4 विधियां सिंचाई करने की, ठीक है। देखो, सतही सिंचाई विधि सरफेस इरिगेशन मेथड। सतही सिंचाई विधि में भी 4 विधियां हैं अलग अलग। वो चारों विधियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इतना पहले ध्यान में रखना है, सिंचाई करने की कुल विधियां कितनी है पूछा जाए तो कितनी है? 4 विधियां। कौन कौन सी है? सतही सिंचाई विधि, अधोपृष्ठीय या अधोसतही सिंचाई विधि, फव्वारा सिंचाई विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, सरफेस इरिगेशन मेथड, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। क्लियर? अब देखो, बात करते हैं अभी सबसे पहले सतही सिंचाई विधि की। सतही सिंचाई विधि वो विधि है जिसमें सतह पर पानी एकत्रित करके, भूमि के धरातल पर पानी एकत्रित करके सिंचाई की जाती है, वो विधि है सतही विधि। देखो, सतही विधि में भी 4 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं मैं बता देता हूं। सतही विधि में पहली विधि है पहली विधि है चौकेबार द्रोणी विधि। चौकेबार द्रोणी या क्यारी विधि। कौन सी है? चौकेबार द्रोणी या क्यारी विधि, जिसको चेक बेसिन मेथड भी बोलते हैं। चेक बेसिन मेथड। देखो स्टूडेंट्स, बहुत ही पुरानी और सबसे इजी मेथड है ये, सबसे सरल मेथड है, सबसे सरल विधि है। इस विधि में क्या होता है, पूरे खेत को अपन वर्गाकार या आयताकार छोटे छोटे टुकड़ों में क्यारियों में विभक्त कर देते हैं और उन क्यारियों को नालियों के द्वारा सिंचाई की नालियों के द्वारा जोड़ दिया जाता है। सिंचाई की नालियों के द्वारा सिंचाई का जल क्यारियों तक पहुंचता है और सभी क्यारियों में सिंचाई की जाती है। देखो, इसमें डायग्राम से समझते हैं किस प्रकार ये रहेगा। ये खेत है, खेत में चौकेबार द्रोणी या क्यारी विधि के द्वारा सिंचाई करनी है या इस विधि को काम में लेना है। तो देखो, कहां पर काम में लेंगे, किस प्रकार काम में लेंगे। क्यारियों का आकार अपनी आवश्यकता के अनुसार रख सकते हैं, कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जिस प्रकार आपको आवश्यकता है, बड़ी क्यारियां बनाना चाहो तो बड़ी क्यारियां बना सकते हो, छोटी क्यारियां बनाना चाहो तो छोटी क्यारियां भी बना सकते हो। स्टूडेंट्स, इस प्रकार खेत को, पूरे खेत को क्यारियों में विभक्त कर लिया जाता है। क्यारियां आयताकार भी हो सकती है और वर्गाकार भी हो सकती है। देखो, इसमें सिंचाई की नालियां, ये नालियां सिंचाई की नालियां हैं। ये सिंचाई की नाली एक है, इधर दूसरी सिंचाई की नाली है, ठीक है। इस प्रकार सिंचाई की नालियां होती है। सिंचाई की नालियां यहां पर ये जो आकृति है, ये है क्यारी, इसको बोलते हैं क्यारी। ये चौकोर है, मतलब वर्गाकार भी हो सकती है या आयताकार भी हो सकती है, ठीक है।
क्यारी, ये कैरी है, इसमें सिंचाई कैसे करेंगे? देखो इस नाली के द्वारा दोनों साइड, एक नाली के द्वारा दोनों साइड की, दोनों दिशा की क्यारियों की सिंचाई, क्यारियों में सिंचाई की जाती है। देखो ये इसके जगह खोली हुई है इसके लिए, यहाँ से सिंचाई जल अंदर जाएगा क्यारियों में और ये क्यारियां पानी से भर जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा सिस्टम होगा, इस प्रकार इसमें सिंचाई करते हैं। ठीक है, तो ये विधि कहाँ पर काम में ली जाती है? जो समतल क्षेत्र है या समतल क्षेत्र है, या कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जहाँ पर ढलान है, उन क्षेत्रों के लिए ये विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, डायग्राम पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में भी, तो डायग्राम से ढंग से समझना है इसको। अब देखो इसके लाभ क्या क्या है, क्यारी विधि के लाभ, लाभ क्या क्या होंगे? लाभ, पहली विधि देखो, एक अनियंत्रित आप्लावन विधि का नाम आता है, अनियंत्रित आप्लावन विधि। देखो अनियंत्रित आप्लावन विधि क्या है? खेत, अपना खेत में एक साइड से अपन ने पानी छोड़ दिया और पूरे खेत को पानी से भर दिया, वो आता है अनियंत्रित आप्लावन विधि। ठीक है, अनकंट्रोल फ्लडिंग मेथड होता है अनियंत्रित आप्लावन विधि, जिसमें कोई भी कंट्रोल करने के लिए मेड़ वगैरह नहीं बनाई जाती है, कोई भी सिंचाई की नालियां नहीं बनाई जाती है, सीधा ही खेत में खुला ही पानी छोड़। इस खेत में जैसे अपन ने नालियां और मेड़ बनाई है, ये मेड़ है, ये मेड़ है ना, इस मेड़ से अपन ने क्यारी बनाई है और ये बीच में नालियां बनाई है, ये नालियां हैं। ठीक है, तो ये नालियां और मेड़ अनियंत्रित आप्लावन में नहीं बनाई जाती, अनियंत्रित आप्लावन में सीधा ही पानी छोड़ा जाता है। तो पहला लाभ तो ये है कि अनियंत्रित आप्लावन विधि की अपेक्षा इसमें जल उपयोग या जल का नियंत्रण अच्छा होता है, जल उपयोग क्षमता भी अच्छी होती है और जल का नियंत्रण अच्छा होता है। देखो इसमें नियंत्रित होता है जल, अपने को इन दो पार्ट में इरिगेशन करनी है, सिंचाई करनी है। यहाँ से अपन बंद करेंगे, इधर से पानी आएगा, दोनों क्यारी में अपन सिंचाई कर देंगे पहले। ठीक है, फिर जैसे ही दोनों क्यारी में सिंचाई होगी, इस भाग को यहाँ से खोलेंगे, अगले भाग को यहाँ से बंद करेंगे, अगली दोनों क्यारी में इसमें सिंचाई कर देंगे। इस प्रकार इसमें नियंत्रित रूप से सिंचाई होती रहेगी। दूसरा, पहला लाभ था अनियंत्रित आप्लावन विधि की अपेक्षा जल उपयोग दक्षता अधिक होती है, जल उपयोग दक्षता अधिक होती है। अनियंत्रित आप्लावन विधि में तो इधर उधर पानी, जहां पर ढलान है उस साइड में पानी ज्यादा चला जाता है, जबकि इसमें नियंत्रित रहता है, जल उपयोग दक्षता भी बहुत ज्यादा होती है। अगला लाभ है इसका अपवाह व अंतःसवरण कम होता है। पानी का जो अपवाह होता है, मतलब पानी का व्यर्थ ही बह जाना, उसको बोलते हैं अपवाह। पानी व्यर्थ नहीं बहता है, कैरी के अंदर रहेगा, फसल उसके उपयोग करेगी। अफवाह नहीं होता, अंतःसवरण नहीं होता, मतलब पानी नीचे नहीं जाता, रंध्रों के द्वारा पानी नीचे नहीं जाता। ठीक है, अगला लाभ इसका रहेगा जल का समान वितरण होगा, जल का समान वितरण। देखो अनियंत्रित आप्लावन विधि में समान वितरण नहीं होता, ढलान वाले क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई हो जाती है और ऊंचाई वाले क्षेत्र में कम सिंचाई हो जाती है, जबकि इसमें नियंत्रित रहता है, तो हर एक क्यारी में समान वितरण जल का होता है। अगली है सरल विधि है, ये इसके कुछ लाभ है, लाभ पूछे जाते हैं। दो नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसमें मान लो दो लाभ पूछ ले आपको, दो सीमाएं पूछ ले, सीमाएं मतलब हानियां। ठीक है, तो लाभ और हानियां इंपॉर्टेंट है, याद करने जरूरी है। अगला है इसकी सीमाएं क्या क्या है, इसकी हानियां क्या क्या है, कैरी विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस। सीमाओं में देखो आप यहां पर देख के अंदाजा लगा सकते हो कि अधिकतर खेत का अधिकतर क्षेत्रफल मेड़ और नालियां बनाने में काम में आ जाता है। खेत का अधिकतर क्षेत्रफल मेड़ व नालियां बनाने के काम आ जाता है। अधिकतर क्षेत्रफल तो वेस्ट हो गया मेड़ और नाली बनाने के लिए, बाकी क्षेत्र बचा उसमें अपन फसल करते हैं, तो क्षेत्र कम होता है, मतलब फसल उत्पादन कम होगा। अगला इसका है, अगली सीमाएं या अगली हानि है इसमें, मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते, मशीनों का उपयोग नहीं कर सकते। इसमें मशीनें काम में अपन नहीं ले सकते, मनुष्य ही कार्य करता है या श्रमिक ही कार्य करके कोई भी क्रिया करते हैं।
जैसे निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं तो निराई गुड़ाई करने में भी असुविधा रहती है। अगली लिमिटेशन है इसकी, जल निकास नहीं होता। यदि जल का भराव हो गया तो निकास नहीं होता, जल निकास बाधित होता है। जल निकास कब? जब वर्षा ऋतु और क्यारी विधि आप काम में ले रहे हो, सिंचाई कर रहे हो तो वो कंट्रोल में काम में ले रहे हो, लेकिन वर्षा ऋतु में पानी भर गया बारिश का और उसका जल निकास नहीं हुआ तो फसल के लिए वो हानिकारक हो जाता है। अगला है समतल खेत के लिए उपयुक्त, केवल समतल खेत के लिए उपयुक्त है, केवल समतल खेत के लिए उपयुक्त, केवल समतल खेत के लिए उपयुक्त। देखो असमतल खेत है, कोई उबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन है, उस क्षेत्र के लिए ये अनुपयुक्त विधि है समतल। ठीक है, अगला अगली इसकी हानि क्या है कि ये जो मेड़ और नालियां बनाते हैं इनके लिए अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है, तो अधिक खर्चा लगेगा, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता, श्रमिकों की अधिक आवश्यकता, श्रमिकों की इस विधि में अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये क्यारी विधि है। देखो क्यारी विधि में क्या होता है, क्यारी विधि हमेशा समतल क्षेत्रों में काम में ली जाती है और जो फसलें सघन रूप से उगाई जाती है, जैसे गेहूं है, सघन रूप से उगाई जाने वाली फसलों में काम में लेते हैं। क्यारी विधि का डायग्राम मैंने बता दिया कि क्यारी विधि में पूरे खेत को वर्गाकार या आयताकार छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, क्यारियों में विभक्त कर लिया जाता है। सिंचाई की नालियां बीच में बनाई जाती है, सिंचाई की नालियों के द्वारा इसमें सिंचाई होती है। इसके लाभ बता दिए कुछ और सीमाएं बता दी। अगली विधि है दूसरी विधि, बॉर्डर या पट्टी विधि, बॉर्डर पट्टी विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बी पॉइंट है, ये सतही सिंचाई विधि में ही है, बॉर्डर पट्टी विधि, सिंचाई विधि, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। देखो स्टूडेंट्स, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड में क्या है, देखो क्यारी विधि में अपन ने पूरे खेत को डिवाइड किया था, बॉर्डर स्ट्रिप विधि में थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि पूरे खेत को 2 या 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 या 3 लंबी लंबी पट्टियों में डिवाइड करते हैं। इस प्रकार 2 या 3 पट्टियों में पूरे खेत को डिवाइड कर लिया और साइड में एक सिंचाई नाली बनाते हैं, एक साइड में सिंचाई नाली बना देते हैं और इस सिंचाई नाली के द्वारा इनमें सिंचाई कर दी जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र के द्वारा यहां पर सिंचाई कर दी जाती है। यह है विधि कौन सी, बॉर्डर व पट्टी विधि। ठीक है, बॉर्डर व पट्टी विधि में ध्यान में रखना है पूरे खेत को, जो कोई ढलानदार खेत है, कई बार ढलान ज्यादा होती है, वो समतल खेत के लिए उपयुक्त थी, कोई ढलान कई बार थोड़ी बहुत ज्यादा होती है तो वहां पर ये बॉर्डर पट्टी विधि काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अपन इस प्रकार बॉर्डर या पट्टियां बना के खेत को पट्टियों में, लंबी लंबी पट्टियों में विभक्त करके, लंबाई और चौड़ाई जो पट्टियों की है वो अपने आवश्यकता अनुसार, कोई जरूरी नहीं है 3 ही करें, 4, 5, 6, 7 भी कर सकते हैं। जितनी लंबाई होगी खेत की, जितना बड़ा खेत होगा उतनी पट्टियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार साइड में सिंचाई नाली बनाई जाती है और सिंचाई नाली बना के उसमें सिंचाई कर दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसके लाभ क्या क्या है, इस विधि के लाभ। पहला लाभ तो यह है कि अधिक जल मात्रा व प्रवाह को आसानी से प्रयुक्त, अधिक जल की मात्रा है, अपने पास में अधिक जल है, अधिक जल मात्रा व प्रवाह है, बहाव बहुत ज्यादा है, अधिक जल की मात्रा है और बहाव बहुत ज्यादा है, तो यह सिंचाई की विधि बहुत उपयुक्त होती है। क्योंकि अधिक बहाव है तो यहां पर बड़े क्षेत्र में सिंचाई करेंगे तो अधिक पानी की आवश्यकता होगी, इधर फिर दोबारा दूसरे पार्ट में, फिर तीसरे पार्ट में, इस प्रकार सिंचाई की जाती है। ठीक है, पहला लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ इसका होता है निराई गुड़ाई व मशीनों के उपयोग में सुगमता। निराई गुड़ाई आसानी से काम में कर सकते हैं अपन, जबकि क्यारी विधि में निराई गुड़ाई अपन नहीं कर सकते थे। निराई गुड़ाई व मशीनों के उपयोग में सुगमता। निराई गुड़ाई आसानी से कर सकते हैं, कोई मशीनें काम में लेनी है अपने को अंदर, तो मशीनों को भी आसानी से काम में लिया जा सकता है। अगली है मेड़ों और नालियों का निर्माण नहीं किया जाता इसमें। मेड़ों व नालियों में कम खर्च,
जो फव्वारा कैरी विधि है उसमें मेड़ों और नालियों में ज्यादा खर्च होता है, उसकी अपेक्षा मेड़ों और नालियों से यहाँ पर खर्चा कम लगता है। अगला है जल निकास आसान। अगले लाभ है इसका जल निकास आसान। इसमें जल निकास आसानी से किया जा सकता है, जबकि जल निकास कैरी विधि में आसानी से नहीं किया जा सकता था। ये थे इसके लाभ। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की। बॉर्डर पट्टी विधि की सीमाएं क्या क्या है या इसकी हानियां क्या क्या है। सीमाएं देखो, पहली सीमा क्या होगी, उबड़ खाबड़ जमीन में यह विधि संभव नहीं है। उबड़ खाबड़ जमीन के लिए अनुपयुक्त, उबड़ खाबड़ जमीन के लिए अनुपयुक्त। दूसरा है धान के लिए अनुपयुक्त, धान के लिए अनुपयुक्त, अधिक जल मांग वाली फसल है धान, धान के लिए अनुपयुक्त। असमान जल वितरण होता है इसमें, जल वितरण असमान होता है, असमान जल वितरण। देखो उसमें समान जल वितरण हो रहा था कैरी विधि में, यहाँ पर असमान होता है। क्यों, देखो ढलान इस साइड में, इधर से पानी डालेंगे तो इस क्षेत्र में तो सिंचाई ज्यादा हो जाएगी और ऊपर वाले क्षेत्र में सिंचाई कम हो जाएगी, तो असमान जल का वितरण हो जाएगा। तो ये थी बॉर्डर पट्टी विधि। क्लियर। अब देखो तीसरी विधि है अपनी, तीसरी विधि है कूड़ सिंचाई विधि, फोरो मेथड, कूड़ सिंचाई विधि, फरो इरिगेशन मेथड, फरो इरिगेशन मेथड। ठीक है। कूड़ सिंचाई विधि, कूड़ सिंचाई विधि उन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिन फसलों को कतार में बोया जाता है, उन फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है जिनको कतार में बोया जाता है, जैसे मक्का है, जवार है, मक्का, जवार आदि जो कतार में बोए जाने वाली फसलें हैं उनके लिए कूड़ सिंचाई विधि उपयुक्त मानी जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है, पूरे खेत को कूड़ व मेड़ में परिवर्तित कर लिया जाता है, पूरे खेत में कूड़ व मेड़ बना दी जाती है। इस प्रकार पूरे खेत में कूड़ व मेड़ बना दी जाती है। इस प्रकार देखो कूड़ किसको बोलते हैं, नीचे वाला जो भाग है उसको कूड़ बोलते हैं और ऊपर वाला जो भाग होता है उसको मेड़ बोला जाता है। नीचे वाले भाग को कूड़ कहा जाता है और ऊपर वाले भाग को मेड़ कहा जाता है। इस विधि में जो मेड़ होती है, मेड़ के ऊपर फसलों की बुआई की जाती है। मेड़ है, इस मेड़ के ऊपर फसलों की बुआई करेंगे, नहीं कि कूड़ में करेंगे। मेड़ के ऊपर फसलों की बुआई की जाती है और जो कूड़ होता है, जो नीचे की जगह होती है, नाली नुमा जो आकृति होती है, वो सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। इसको सिंचाई के काम में लिया जाता है। ठीक है, ये होती है कूड़ सिंचाई विधि। इसमें इस विधि में देखो पहला ध्यान में रखना, कतारों में बोई जाने वाली फसलों के लिए सर्वाधिक सबसे अच्छी मानी जाती है। इसमें मेड़ और कूड़ दो आकृतियां बना दी जाती है, मेड़ और कूड़ ऊपर नीचे ऐसे इस प्रकार आकृतियां बनाई जाती है। जैसे आजकल जो प्लास्टिक मल्चिंग के द्वारा खेती करते हैं सब्जियों की, उसमें ये विधि काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार मेड़ के ऊपर फसलें लगाई जाती है और नीचे जो कूड़ होता है उसमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या होंगे, देखो स्टूडेंट्स लाभ पढ़ दें, लाभ क्या क्या होंगे इसके। पहला लाभ होगा इसमें वाष्पन द्वारा जल ह्रास कम होता है, वाष्पन द्वारा जल हानि कम होती है। वाष्पन के द्वारा जल हानि कब होगी, जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर गिरेगी। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार देखो मैंने बताया था कि ये कूड़ है, ये मेड़ है और ये नीचे कूड़ है, यहां पर पानी भरा है, यहां पर फसलें उगेगी तो फसलों की छाया रहेगी। इस क्षेत्र में जो कूड़ है वहां पर फसलों की छाया रहेगी, मतलब सूर्य की किरणें सीधी नहीं आएगी और वहां पर वाष्पीकरण कम होगा। तो वाष्पीकरण के द्वारा जो जल की हानि होती है वो बहुत कम होती है। अगला लाभ है कम मजदूरों की आवश्यकता, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है, कैरी विधि की अपेक्षा कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। अगला है चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत
का कम भाग मेड़ और नाली के निर्माण में काम आता है। चौकेबार विधि की अपेक्षा, चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत का कम भाग मेड़ व नाली निर्माण में काम आता है। मेड़ व नाली निर्माण में काम आता है। तो ये इसके कुछ लाभ है। पहला लाभ, वाष्पीकरण कम होता है, मतलब जल की हानि कम होगी। कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। चौकेबार विधि की अपेक्षा खेत का कम भाग मेड़ व नाली निर्माण में काम आता है। ये इसके कुछ लाभ है। अब बात करते हैं इसकी हानियों की। ये सीमाएं क्या क्या है इसकी, लिमिटेशंस, सीमाएं। देखो हानियां क्या क्या है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए ये विधि उपयुक्त अनुपयुक्त मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मृदा अपरदन ज्यादा होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन अधिक होता है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अपरदन अधिक होता है। इसमें मृदा अपरदन अधिक इसलिए होता है क्योंकि जो फोरो होता है, जो कूड़ होता है, कूड़ में पहले से सिंचाई जल है, वहां पर मान लो वर्षा ज्यादा हो गई तो जो मेड़ है, मेड़ वाली मिट्टी है वो कहां पर आ जाएगी, कूड़ में आ जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है, मृदा अपरदन। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इस विधि में मृदा अपरदन ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट है, मेड़ों पर लवण एकत्रित हो जाते हैं। जो मेड़ है, मेड़ों पर लवण एकत्रित हो जाते हैं, हानिकारक जो लवण है वो एकत्रित हो जाते हैं और फसलों के विकास को प्रभावित करते हैं। अगला इसमें बलुई मिट्टी के लिए अनुपयुक्त, अगली लिमिटेशन है बलुई मिट्टी के लिए अनुपयुक्त। जो बालू मिट्टी होती है, बलुई सैंडी सॉइल, उसके लिए विधि अनुपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें बालू मिट्टी में जल का अवशोषण जल्दी होता है, जल रोकती नहीं है वो, है ना। ये थी स्टूडेंट्स सतही सिंचाई विधि की 3 विधियां जिनके डायग्राम, लाभ और सीमाएं अपन ने पढ़ ली है। सिलेबस में आपके सतही सिंचाई विधि की ये 3 विधियां दी हुई है, लेकिन चौथी विधि भी होती है एक जिसको बोलते हैं थाला विधि, रिंग मेथड, रिंग इरिगेशन मेथड, थाला विधि। स्टूडेंट्स थाला विधि उद्यानिकी फसलों के लिए काम में ली जाती है। उद्यानों में, किसमें काम में ली जाती है, उद्यानों में काम में ली जाती है। ये पूछा जाता है कि उद्यानों के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है, तो उद्यानों के लिए उपयुक्त सिंचाई की विधि कौन सी है, थाला विधि। इस विधि में होता क्या है थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। देखो इस विधि में पेड़ों की 2 कतारों के मध्य एक सिंचाई नाली बनाई जाती है। पेड़ों की 2 कतारों के मध्य एक सिंचाई नाली बनाकर उस सिंचाई नाली से पेड़ों को जोड़ दिया जाता है। देखो इस प्रकार ये सिंचाई नाली बनाएंगे, ये एक सिंचाई नाली है, यहाँ पर पेड़ है। देखो बगीचा जो होता है, फलोद्यान जो होता है, उसमें कतारों में ही पेड़ लगाए जाते हैं। इस प्रकार ये पेड़ है, इनको थाला बनाकर गोलाकार थाले बनाए जाते हैं इनके चारों तरफ, मिट्टी की मेड़ बना के इस प्रकार की आकृति बन जाती है। थाले बना के उन थालों को इस मुख्य सिंचाई नाली से जोड़ दिया जाता है और इसमें सिंचाई होती रहती है इस प्रकार। स्टूडेंट्स इस प्रकार इसमें सिंचाई की जाती है। ये 2 कतारें हैं, एक कतार ये है इस साइड में, ब्लैक डॉट जो दिख रही है वो फल वृक्ष है, ठीक है। ये सिंचाई की नाली है, 2 लाइनों के बीच में अपनी सिंचाई नाली बनाई और पौधों के चारों तरफ थाला बना के उस थाले को जोड़ दिया, किससे, इस सिंचाई नाली से। इधर से पानी जाएगा और सभी प्रकार के फल वृक्षों की जड़ों तक समान रूप से पहुंच जाएगा। इस प्रकार थाला विधि में सिंचाई की जाती है। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये थी सतही सिंचाई विधि की 4 विधियां। अब पढ़ते हैं अपन अधो सतही सिंचाई विधि, दूसरी विधि है। पहली विधि अपन ने पढ़ ली है सतही सिंचाई विधि, दूसरी विधि है अधो सतही सिंचाई विधि, जिसका ज्यादा डिटेल नहीं है। अपृष्ठीय या अधो सतही सिंचाई विधि, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, सब सरफेस इरिगेशन मेथड।
देखो स्टूडेंट्स, ये विधि, इसमें होता क्या है, ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें मृदा के नीचे एक कृत्रिम जल स्तर बनाया जाता है। कृत्रिम जल स्तर किस प्रकार, देखो उन क्षेत्रों में काम में लेते हैं जहां पर ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी है और नीचे चट्टाने हैं, नीचे पक्की जमीन है ना, चट्टाने, तो उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि जो चट्टान वाला क्षेत्र है वहां पर छिद्रयुक्त पाइप डाल दिए जाते हैं। जिस प्रकार ये धरातल है, ऊपर का भाग है, यहां पर नीचे कुछ चट्टाने हैं, मान लो ये कठोर परत है नीचे चट्टानों की। आपको ये पता है कि चट्टानों से पानी आर पार नहीं हो सकता, अवशोषण पानी का चट्टानों में नहीं हो सकता, ये नीचे तक परत है, इतनी इतनी मिट्टी है। यहां पर ये जो दिखाया जा रहा है उसमें इतनी मिट्टी है, क्या किया जाएगा, इसमें छिद्रयुक्त पाइप डाले जाएंगे। जो सीमेंट के पाइप होते हैं वो छिद्रयुक्त पाइप डाले जाएंगे। पाइप कहां पर डाले जाएंगे, फसलों के जड़ क्षेत्र से नीचे। देखो ये फसल का पौधा है, इसका जड़ क्षेत्र है इस प्रकार, ये जड़ क्षेत्र है, यहां पर जड़ों की वृद्धि हो रही है, ठीक है। इस जड़ क्षेत्र के नीचे पाइपलाइन डाली जाती है, छिद्रयुक्त पाइपलाइन, ठीक है। ये पाइपलाइन नीचे रख दी और इसमें छेद है पूरी पाइपलाइन में, छोटे छोटे छिद्र है। इन छिद्रों के द्वारा देखो इसमें ये ऊपर से ही आ रहा है पानी, पानी तो अपने को स्रोत जो भी अपना कुआं है, ट्यूबवेल है, तालाब है, कोई भी नहर के द्वारा है, ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ पर ये परमानेंट ये जो पाइप है ये पूरा भरा रहेगा। इस पाइप के रंध्रों के द्वारा पानी धीरे धीरे निकलता रहेगा। सीधी सी बात है कि चट्टानों से नीचे तो जाएगा नहीं, नीचे तो पानी का अवशोषण होगा नहीं। जो ये क्षेत्र है, जो जड़ क्षेत्र है, इसके नीचे एक जल स्तर बन जाएगा, यहाँ पर पानी की मात्रा अच्छी खासी हो जाएगी। इसको बोलते हैं कृत्रिम जल स्तर। कृत्रिम जल स्तर, कृत्रिम जल स्तर बन जाता है। पौधों की जड़ें यहाँ से जल को अवशोषण कर लेती है और पौधा अपना वृद्धि के लिए जल को काम में ले लेता है। इस प्रकार ये सिंचाई विधि है, अपृष्ठीय या अधो सिंचाई विधि। भारत में लगभग कोई 1 या 2 स्टेट है यहाँ पर जिनमें ये सिंचाई विधि को छोटे क्षेत्र में काम में ली जाती है। भारत में ये सिंचाई विधि काम में नहीं ली जाती। भारत में बहुत कम क्षेत्र में काम में ली जाती है, ज्यादा इसको काम में नहीं लिया जाता, ठीक है। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फव्वारा सिंचाई विधि। पहली अपन ने पढ़ ली सतही सिंचाई विधि, दूसरी अधो सतही सिंचाई विधि, तीसरी विधि पढ़ते हैं अपन बौछारी या फव्वारा विधि। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बौछारी या फव्वारा सिंचाई विधि, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड या सिस्टम, ठीक है। फव्वारा सिंचाई विधि, फव्वारा सिंचाई विधि क्या विधि होती है, देखो ये एक ऐसी विधि है जिसमें वर्षा के समान पौधों के ऊपर, फसल के ऊपर वर्षा के समान बूंदों को गिराया जाता है, सिंचाई की जाती है ना। जिसमें क्या होता है कि एक पंप होता है जो जलाशय के अंदर या जल का जो स्रोत है वहां पर पंप लगाया जाता है। पंप के द्वारा पानी मुख्य पाइपलाइन में आता है, मुख्य पाइपलाइन से उसमें देखो पंप है, जो जल स्रोत है उसमें पंप लगाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोटर भी लगाई जाती है ना। पंप है, पंप से पाइप जो पानी आएगा वो मुख्य पाइपलाइन में आएगा, मुख्य पाइप में आएगा, मुख्य से सहायक पाइप में आएगा, जो छोटे पाइप होते हैं, उससे फिर राइजर में जाएगा पानी, राइजर से नोजल के द्वारा बौछार करके फसल के ऊपर उसको छिड़क दिया जाता है। ये विधि है बौछारी या फव्वारा विधि, ठीक है। तो ये इसके कुछ अंग हो गए, अलग अलग पार्ट हो गए इसके, पंप, मुख्य पाइपलाइन, सहायक पाइपलाइन, राइजर और नोजल, ठीक है। ये विधि कहाँ कहाँ में ली जाती है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र। ये विधि किनके लिए उपयुक्त है, उबड़ खाबड़ क्षेत्र या बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। ध्यान में रखना, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों व बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त
बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ठीक है। अनडुलेटिंग टोपोग्राफी, अनडुलेटिंग टोपोग्राफी वाले जो एरियाज हैं उनके लिए ये विधि सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इस विधि के द्वारा उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, या जो जैसे राजस्थान का क्षेत्र है तो ऊंची नीची मिट्टी है, बालू मिट्टी है यहाँ पर, तो राजस्थान के लिए सबसे बेस्ट विधि ये मानी जाती है। लेकिन राजस्थान में पानी की कमी है, तो इसमें पानी की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, तभी तो फव्वारा चलता है, ठीक है। तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होने के कारण ये विधि राजस्थान में काम में ली जाती है, लेकिन पानी वाले क्षेत्रों में ही काम में ली जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके लाभ क्या क्या है इसके, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, पहला लाभ अपन ने पढ़ा था कि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए उपयुक्त। दूसरा, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ठीक है। तीसरा, जल ह्रास कम होता है, जल हानि कम होती है, जल ह्रास कम होता है या नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसमें पाइप के द्वारा पानी जो स्रोत है वहां से खेत तक पहुंचता है, तो जल ह्रास नहीं होता। अगला पॉइंट है, इसमें सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं, देखो सिंचाई के साथ उर्वरक देने की क्रिया को फर्टिगेशन कहा जाता है, पूछा जाता है फर्टिगेशन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं, घोल बना के उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला, सर्दी के समय पाले से बचाव, इस विधि के द्वारा फसलों पर पानी छिड़का जाता है, तो सर्दी के समय पाले से बचाव भी अपन कर सकते हैं। अगला है, वातावरण में आर्द्रता बनाए रखता है, ये वातावरण में आर्द्रता बनाए रखने के लिए उपयुक्त विधि। वातावरण में यदि आर्द्रता बनाए रखनी है अपने को, तो ये विधि उपयुक्त मानी जाती है। अगला, यंत्रीकरण संभव, यंत्रों को चलाना संभव है, आराम से चला सकते हैं, यंत्रीकरण संभव, ठीक है। यंत्रों को आराम से चला सकते हैं, उसमें रुकावट नहीं आती है। अब बात करते हैं इसकी सीमाओं की, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, ठीक है। इसकी मतलब कह सकते हैं इसकी हानियां क्या क्या है, सीमाएं। देखो स्टूडेंट्स, क्या क्या सीमाएं हैं इसकी, फिर बाद में इसके डायग्राम के बारे में भी देखेंगे। सीमाएं, अधिक जलमांग वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त, अधिक जलमांग वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त, फसलों के लिए अनुपयुक्त, अधिक जलमांग वाली जो फसलें हैं जैसे धान है, उनके लिए अनुपयुक्त विधि है ये, ठीक है। फिर अगला है, अधिक वायु होने पर, जब हवा तेज चलती है, अधिक वायुगति होने पर जल का असमान वितरण, देखो कई बार फव्वारा चलता रहता है और जैसे ही हवा चलती है, हवा के साथ में उसका वितरण भी, जल का वितरण भी असमान हो जाता है, हवा के साथ में वो उड़ना प्रारंभ हो जाता है। फिर अगला, लवणीय जल के लिए, यदि जहां पर लवणीय जल है, लवणीय जल के लिए अनुपयुक्त विधि है, लवणीय जल की सिंचाई इस विधि के द्वारा अपन नहीं कर सकते, अनुपयुक्त है यहां पर, ठीक है। लवणीय जल के लिए अनुपयुक्त। अगला इसकी हानि है, प्रारंभिक खर्चा ज्यादा आता है, सबसे पहले जब लाते हैं तो प्राथमिक जो खर्चा होता है वो अधिक होता है। अगला, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता, तो ये कुछ इसकी सीमाएं हैं, ये इसकी कुछ हानियां हैं। अधिक जलमांग वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त है, अधिक वायु गति होने के कारण जल का असमान वितरण होता है इसमें,
लवणीय जो जो जल है उसके लिए उसकी सिंचाई अपन इस विधि से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लवणों का एकत्रीकरण हो जाता है ऊपर, है ना, फसल के ऊपर हानिकारक होते हैं लवण। प्रारंभिक खर्चा इसका ज्यादा आता है, तकनीकी ज्ञान होने की आवश्यकता होती है, तकनीकी ज्ञान के बिना ये इसका संचालन नहीं किया जा सकता। ये विधि थी स्टूडेंट्स बौछारी या फव्वारा विधि, तीसरी विधि थी बौछारी या फव्वारा विधि। अब इसका थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स देखो, ये है जल स्रोत, जल स्रोत से एक पाइपलाइन आती है, इसको बोलेंगे मुख्य पाइपलाइन। मुख्य पाइपलाइन से फिर लेटरल पाइपलाइन पाइप जाएंगे, छोटे पाइप, इनके ऊपर राइजर लगा रहेगा और राइजर के ऊपर नोजल लगा रहेगा। डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हो आप इसको। इस प्रकार ये सिस्टम होता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये है जल स्रोत, कोई भी जल स्रोत है, कुआं है, ट्यूबवेल है, तालाब है, पौंड है, कुछ भी XYZ। ये मुख्य पाइपलाइन है, मुख्य पाइपलाइन जिसको डिलीवरी लाइन बोलते हैं अपन, है ना, जल स्रोत से खेत तक पहुंचाने वाला पाइप। ये सहायक पाइपलाइन है, देखो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि फव्वारा विधि में पाइप की लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर यानी 20 फीट इसकी लंबाई होती है, 6 मीटर, या उसको फीट में देखें तो 20 फीट, ठीक है। फिर आता है ये राइजर है, राइजर की लंबाई होती है 1 मीटर, कितनी होती है, 1 मीटर, और ऊपर ही ऊपर लगा रहता है नोजल जो घूमता है ना, घूर्णी नोजल, रोटेटिंग हेड होता है नोजल, इसके द्वारा पानी को स्प्रे किया जाता है बूंद बूंद के रूप में, ठीक है। ये था इसका डायग्राम, ये इसके पार्ट्स हो गए, इस पार्ट्स के बारे में समझ सकते हैं अपन ढंग से, ठीक है। कई बार देखो एक हानि और होती है, कई बार इसमें कण आ जाते हैं, कोई मिट्टी का कण आ गया, नोजल के अंदर फंस गया तो नोजल ब्लॉक हो जाता है, ये भी इसका कुछ हानि होती है। अगली और लास्ट विधि है अपनी बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन मेथड। चौथी बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो स्टूडेंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? बूंद बूंद सिंचाई विधि वह विधि है जिसके द्वारा पौधे की जड़ों में बूंद बूंद के रूप में पानी पहुंचाया जाता है, पौधे की जड़ों में डायरेक्ट बूंद बूंद के रूप में पानी पहुंचाया जाता है। इसका विकास इजराइल में हुआ था। विकास कहाँ हुआ था? इजराइल। बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि बूंद बूंद सिंचाई का विकास कहाँ हुआ? इजराइल में इसका विकास हुआ। यह विधि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यह विधि शुष्क व अर्ध शुष्क तथा बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है और यह अपनाई जाती है। इस विधि में जल उपयोग क्षमता सबसे सर्वाधिक होती है। जल का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। कम जल में अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। उपज बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लगातार पौधों को पानी उपलब्ध करवाता है। जड़ क्षेत्र में इसमें क्या होता है? जल का ह्रास नहीं होता। बाकी विधियों में जल का ह्रास बहुत ज्यादा होता है, अनुपयुक्त रूप से पानी बहुत ज्यादा बह जाता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके लाभ। लाभ क्या क्या है? विकास इसका इजराइल में हुआ था। लाभ पहला लाभ तो ये होगा कि लगातार पर्याप्त नमी होने के कारण उपज अधिक प्राप्त होती है। लगातार पर्याप्त नमी होने के कारण उपज अधिक, पैदावार अधिक होती है क्योंकि लगातार पानी मिलेगा, पौधा अपना वृद्धि और विकास अच्छा करेगा, पानी की कमी नहीं होगी तो उपज भी अधिक होगी। दूसरा है फसलों के बीच सूखा रहने से खरपतवार नहीं उगते। फसलों के बीच में सूखा स्थान
रहने से खरपतवार नहीं उगते, खरपतवार नहीं उगते। देखो स्टूडेंट्स, लाइनों के अंदर कतारों में जो बोई गई फसलें उनके लिए ये विधि उपयुक्त है। कतार है, ये एक पाइपलाइन है, दूसरी पाइपलाइन ये, बीच में किसी भी प्रकार का पानी उपलब्ध नहीं होगा। ये सूखा क्षेत्र है, सूखा क्षेत्र है तो यहाँ पर खरपतवार भी नहीं उगेंगे, एक अलग प्रकार का लाभ हो गया। तीसरा लाभ है अपने उर्वरक भी दे सकते हैं, फर्टिगेशन, ये फर्टिगेशन देखो, सिंचाई के साथ उर्वरक भी दे सकते हैं। इसमें सिंचाई के साथ उर्वरक दोगे तो ज्यादा उर्वरक की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? उर्वरक सीधा जड़ क्षेत्र में जाएगा और जड़ों के द्वारा अवशोषित करके उसको काम में ले लिया जाएगा। कम मानव श्रम आवश्यक होता है, मानव को श्रम कम करना पड़ता है, कम मानव श्रम। पांचवा, कम पानी की आवश्यकता, कम पानी की ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं होती है। फव्वारा विधि में पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता। अगला है जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक, वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट। जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक होती है। सभी विधियों में पूछा जाए कि जल उपयोग दक्षता सर्वाधिक किस विधि की है तो वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि की। ये थी इसके लाभ। अब पढ़ते हैं इसकी सीमाएं, या कह सकते हैं इनको हानियां। सीमाएं क्या क्या है? लिमिटेशंस। देखो पहली सीमा है प्रारंभिक व्यय अधिक लगता है, प्रारंभिक खर्चा अधिक। फव्वारा विधि का भी ये एक तरह का लिमिटेशन थी, ये प्रारंभिक खर्चा अधिक लगता है। दूसरा है कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ट्रेंड जो श्रमिक है, ट्रेंड लेबर, उसकी आवश्यकता होती है। कुशल श्रमिकों की आवश्यकता जो हर एक जगह नहीं मिलते हैं, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। तीसरा है कई बार जो इसका इमीटर होता है, इमीटर होता है इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट भाग, गोल संरचना होती है जिसके द्वारा बूंद बूंद करके पानी को निकाला जाता है। ठीक है, इमीटर के रंध्र बंद हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई मिट्टी का कण आ गया जिसके कारण इमीटर का रंध्र बंद हो गया तो वहां पर पानी का निकास नहीं होगा। ठीक है, पानी उपलब्ध पौधों को नहीं होगा। अगला है प्लास्टिक की जो पाइपें हैं, इसकी पाइप जो होती है, जो ड्रिप इरिगेशन में पाइप काम लेते हैं अपन, है ना, पाइप जो पीवीसी पाइप होती है वो प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक की होने के कारण कई बार जानवर वगैरह से उनको नुकसान पहुंचाते हैं, जानवर वगैरह उसको कई बार चूहे भी कतर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। फिर अगला है, अगली यानी इसकी अगली सीमा है कि जो वार्षिक फसलें, जो 6 महीने या 4 महीने की फसलें होती है, एक ऋतु वाली फसलें, वार्षिक फसलों में इसको बार बार लगाना पड़ता है, बार बार हटाना पड़ता है। मशीनों का उपयोग इसमें नहीं कर सकते अपन। तो ये कई प्रकार की इसकी सीमाएं, ठीक है, ध्यान में रखना आपको। देखो इसके भाग कौन कौन से होंगे। एक महत्वपूर्ण भाग है इमीटर। भाग में बता देता हूं आपको। मुख्य पाइपलाइन, सहायक पाइपलाइन, लेटरल पाइपलाइन बोलते हैं इसको, सहायक पाइपलाइन, उर्वरक वितरक टैंक, वाल्व, कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए वाल्व लगे रहते हैं। इमीटर होता है। अंतिम बिंदु कौन सा होता है पूछा जाता है, इमीटर होता है। इमीटर के द्वारा पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था अपना चैप्टर नंबर 3 सिंचाई के बारे में डिटेल से पढ़ लिया। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। सो थैंक यू।